किस भाव का है? जी आपकी अपनी दुकान है, जो जी चाहे वो दे दो। वाह वाह मायावती, ये दुकान हमारी है और हमें पता ही नहीं। तो मुझे तो रोटी गुरुद्वारे जाकर ही खानी पड़ेगी जी। तो वहाँ कौन कोई मना करेगा, गुरु का लंगर है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में, और जिसमें हमारी सीरीज़ चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में हमारे आज के मेहमान हैं वीपी कालरा जी। वीपी कालरा जी के बारे में आपको एक बात बता दूं कि वीपी कालरा जी से मैं मिलने के लिए काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था, तो आज बड़ी मुश्किल से मुझे इस पार्क में मिले हैं। तो मैंने सोचा चलो कालरा जी से फिर यहीं पर ही बातचीत कर ली जाए। थोड़ा ये इनफॉर्मल सी बातचीत होगी और ऐसा कुछ नहीं है। और हम कालरा जी का बहुत बहुत सम्मान करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। नमस्कार कालरा जी। नमस्कार जी ब्रजेश जी, मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे एक बहुत ही सुंदर अवसर दिया है आपसे बातचीत करने का, आपसे रूबरू होने का। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी कालरा जी, अगर हम अपनी बातचीत की शुरुआत करें तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो पैदाइश है वो कहाँ की, और आपका जो स्टार्टिंग का अपना बचपन का और आपका जीवन कैसा रहा, उसके बारे में अगर हमारे दर्शकों को आप कुछ बताएं तो। ब्रजेश जी, बहुत ही वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरी पैदाइश डेरा गाजी खान पाकिस्तान की है, यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया, समझ गए ना जी। ओके। इनिशियली अपना पार्टीशन की मुश्किलों का सामना करते हुए हम शुरू में पटेल नगर में आके सेटल हुए, और वहाँ कुछ समय व्यतीत करने के बाद मेरे पिताजी क्योंकि सरकारी नौकर थे, उनको गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिल गई। तो हम 1955 में, जब शायद मैं 5वीं या 4वीं में पढ़ता था, मैं 1955 में 1955 जी 1955 जी हम वहाँ शिफ्ट कर गए। ओके। वही वीरनगर जिसको आज सरोजनी नगर के नाम से जाना जाता है, और जहाँ की मार्केट बहुत मशहूर है। मार्केट जो बहुत मशहूर है कपड़ों के लिए और हर चीज़ के लिए आज जी जी। और ब्रजेश जी, वहीं से स्कूलिंग करने के पश्चात मैंने श्री वेंकटेश्वर कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1964 में ग्रेजुएशन की। 1964 में? जी, ये हमारा वेंकटेश्वर कॉलेज का पहला बैच था। अच्छा, ये पहला बैच था आपका जी वेंकटेश्वर कॉलेज जी। का? और काफ़ी एक्टिव था मैं, क्योंकि नया कॉलेज था, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर बहुत मिली, गेम्स में भी और कल्चरल एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने में भी और स्पोर्ट्स में भी। हॉकी मेरा बेसिक गेम था, और जिसका मैं कैप्टन भी रहा। और 1963-64 में मुझे अवार्ड भी दिया गया, उस वक्त कहते थे ब्लेज़र, अच्छा, हॉकी का। तो श्री वेंकटेश्वर कॉलेज का ब्लेज़र मुझे मिला 1963-64 में। तो और ये तो बात हो गई आपके शुरुआती जीवन की। जी। तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आपका जो ये एक्टिंग के लिए रुझान है वो कैसे शुरू हुआ, और क्या चीज़ है, क्या एक ऐसी कोई घटना हुई होगी जिससे कि आपका एक्टिंग की तरफ लगाव हुआ होगा? ब्रजेश जी, कहा जाता है ना कि ये दुनिया एक स्टेज है, और यहाँ रहने वाला हर इंसान एक कलाकार है। तो हर आदमी में ड्रामा होता है, चाहे कैसा भी हो, नोइंगली और अननोइंगली वो उसमें होता है, हर इंसान में होता है। तो ऐसे ही बचपन में, मतलब कि मुझे इतना कोई ख्याल नहीं था, पर ड्रामा हमारे अंदर में था, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। क्योंकि उन दिनों रामलीलाएं बहुत हुआ करती थी, और हमारा एक शौक़ था कि जब भी ये रामलीला हो हम उनको देखने के लिए जाएं। पर जब उनको देखते थे तो हमारा मन करता था, क्या हम ऐसे नहीं कर सकते क्या? पर इतना पॉसिबल तो नहीं था, संभव तो नहीं था, हम छोटे छोटे बच्चे थे। तो हम क्या करते थे, अपने में ही कोशिश करते रहते थे। क्या किया, 4-5 बच्चों को इकट्ठा किया, और ऐसे ही पर्दे वर्दे लगा लिए, और मुकुट बना के पहन लिया, और हो गए शुरू। चाहे कोई देखने आए या हमें अपने आप को तसल्ली होती है कि यस, हमने कुछ किया। यहाँ तक ब्रजेश जी, हमने एक बार क्या किया कि एक हमारे दूध वाले का बहुत बड़ा तख्त होता था, वो उठा के ले आए, और उसके चारों तरफ डंडे गाड़ के पर्दे लगा दिए, और हमने अपने घर वालों से कहा कि आओ देखने के लिए। गत्तों के हमने मुकुट बनाए और बांध दिया उनको। हमें ये नहीं पता था कि हम क्या करने जा रहे हैं, और अपने जिनको कह रहे हैं देखने के लिए, उनको क्या दिखाएंगे हम। पर एक शौक़ होता है ना, हमने सोचा शायद हम भी कुछ कर रहे हैं, पर किसी को देखना तो कुछ था नहीं। वहाँ पर आए, देख के बस चले, हंसते हुए चले गए भी बच्चे क्या कर रहे हैं, और हमारा भी शौक़ पूरा हो गया। ये तो रहा यहाँ तक। अब उस वक्त तक यहाँ तक ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे इस फील्ड में कहीं आगे जाना है, या मुझे कोई ड्रामा एक्टर बनना है, या कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे यूँ ही करते रहते थे। असल में इसकी शुरुआत हुई तब जब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कॉलेज में मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में काफ़ी एक्टिव था,
अब उस वजह से जब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर ड्रामेटिक एक्टिविटीज़ काफ़ी हैं। सेंट्रल स्पोर्ट्स कंट्रोल होता था, उसमें हर साल एक कंपटीशन होता था ड्रामा का, और जिसमें बेस्ट टीम आती थी उसको ऑल इंडिया सिविल ड्रामा कंपटीशन में भेजा जाता था। तो मेरी मुलाकात हुई उस वक्त श्री के.एल. रलन से, जिनके साथ मैंने पहली बार काम किया, और वो प्ले था चट्टान। और मेरी किस्मत देखिए, उस प्ले में मैंने सिर्फ एक लाइन बोली थी, और वो लाइन बोल के भी मैं इतना मतलब कि वो था कि जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया। और मैं लोगों से पूछता था मैंने कैसा बोला। अरे भाई मेरे लिए तो बहुत कुछ था, पर औरों के लिए तो कुछ नहीं था ना। सारे हंसते थे, कुछ मजाक भी उड़ाते थे, कोई बात नहीं। पर उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी थी तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम इस प्ले में मेन रोल तुम करो। अब वो सुन के जी मेरा पसीना छूट गया। मैं कहा जी ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मतलब पूरा का पूरा एक एज हीरो मैं रोल करूँगा। मैंने उनसे हाथ जोड़ के मना कर दिया। तो काफ़ी समय तक मैं वही रोल एक लाइन वाला करता रहा। इसके बाद मैं आया श्री कन्नाद ऋषि भंडागर के कांटेक्ट में, जो कि बहुत बड़े राइटर थे और हमारे एयरफोर्स में एजुकेशन ऑफिसर थे। उनकी किताबें अभी बहुत पब्लिश हुई हैं ड्रामा के। तो मुझे पता लगा कि वो भी ड्रामा करते हैं, और डिफेंस में हर साल फेस्टिवल होता है जिसमें 3 राइटर्स के प्ले होते हैं और उनमें कंपटीशन होता है, और जो भी प्ले बेस्ट आता है उसको आगे भेजा जाता है। मैंने कन्नाद ऋषि भंडागर जी को ज्वाइन किया, और उनका ये मेरा लाइफ का दूसरा प्ले था जिसका नाम था एक कदम और उस प्ले में हमारे साथ थी मुझे ये कहते हुए बड़ा प्राउड महसूस हो रहा है, स्नेहलता वर्मा जी, जो कि मास्टर राजू की मदर थी, जो बाद में जिसने मुकद्दर का सिकंदर में छोटे अमिताभ बच्चन का रोल किया। वो हमारे साथ मतलब बहुत फ्री थी। इसके बाद वो शिफ्ट हो गए बॉम्बे को, और हम अपनी एक्टिविटी में चालू रहे। ये मेरा यहाँ तक का सफ़र रहा, और इसी से फिर मतलब कि मुझे आगे बहुत एनकरेजमेंट मिली। सर ये तो बात हो गई आपके बचपन की और आपने कैसे आपका अभिनय का शौक शुरू हुआ जी। पर सर यहाँ मैं मतलब जैसे मेरी जानकारी है जो मैं जानता हूँ कि आपने प्रोडक्शन का भी काम करा, आप कहते हैं कि आपकी जॉब भी लग गई थी एयरफोर्स में, और एक्टिंग भी आप कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों में आपने समन्वय कैसे बनाया, और मतलब दिक्कतें भी होती होंगी, तो इसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ अपनी शेयर करें अपनी लाइफ के। हाँ ब्रजेश जी, इसके काफ़ी तगड़े अनुभव हुए मुझे। मेरा ख्याल है थोड़ा बैठ के बात ना करें। आइए चलिए। तो फिर ये सफ़र आपका आगे कैसे बढ़ा? ब्रजेश जी, मैंने आपको बताया ना कि जब मैं एयरफोर्स में भर्ती हुआ तो वहाँ पर ड्रामेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, और मुझे खूब मौके मिले वहाँ पर काम करने के। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि 1970-71 में मुझे डिफेंस ब्लेज़र का अवार्ड मिला। श्री जगजीवन राम जी, जो उस वक्त हमारे डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके हाथों से मुझे ये अवार्ड मिला था, और इट वाज ए मैटर ऑफ प्राउड फॉर मी। बहुत खुशी हुई मुझे, क्योंकि उस वक्त यही अवार्ड हुआ करते थे। बस उसके बाद आगे ये चल निकला सब। अब सर ऐसा हुआ कि आगे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो उस वक्त पंजाबी थिएटर का चलन काफ़ी था, कॉमेडीज़ होती थी, लोग काफ़ी देखते थे। तो मेरा, क्योंकि मैं ड्रामा में था तो मेरा भी थोड़ा झुकाव उस तरफ गया, और मैंने एक पंजाबी ग्रुप ज्वाइन किया। बस वो ज्वाइन करना था तो ये समझ लीजिए कि हमारे पास टाइम नहीं होता था। डेली ऑलमोस्ट हमारे शो होते थे, छुट्टी वाले दिन 3-3 शोज़ होते थे। हम सुबह निकलते थे और 3 शो करके रात को ही घर जाते थे छुट्टी वाले दिन, और लोग आते थे, खुश होते थे, देखते थे, और लोगों को खुश हुआ देख, हंसता हुआ देख, नेचुरली हमें भी खुशी होती थी। ये कॉमेडी शो होते थे सर, टोटल कॉमेडी शो होते सर, टोटल कॉमेडी। जब ये चल रहा था तो इसी दौरान मेरी मुलाकात साई प्रांजपे जी से हुई, जो कि दूरदर्शन में प्रोड्यूसर थी। जिन्होंने बाद में 2 फिल्में भी चश्मे बदूर बनाई, अर्थ बनाई। हाँ जी, बहुत ही इंटेलिजेंट लेडी थी। तो वो मुझे, उनके साथ में थिएटर किया मैंने। उसमें हमारे साथ एक प्ले था चक्का चलदाए, और कुलभूषण खरमंदाज भी हमारे साथ उस वक्त थे उसमें। तो उन्होंने मुझे कहा कि कालरा, मेरे ग्रुप में जितने भी हैं आर्टिस्ट सारे दूरदर्शन से अप्रूव्ड है, एक तू ही दूरदर्शन से अप्रूव्ड नहीं है, तो चल टेस्ट दे। अब नेचुरली मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी, जहाँ मैं जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तो मैंने ऑडिशन दिया और पास हो गया। और मेरी किस्मत देखिए कि शुरू में ही पास होते ही मुझे एक 4 एपिसोड का सीरियल मिल गया। उस वक्त
अमृतसर दूरदर्शन की जितनी भी पंजाबी की रिकॉर्डिंग होती थी सारी दिल्ली में होती थी, टेलीकास्ट अमृतसर से होता था। जालंधर दूरदर्शन उस वक्त बना नहीं था। तो वो मुझे सीरियल मिला जो कि अमृतसर दूरदर्शन का पहला सीरियल था, और वो मेरी फ़ोटो उस वक्त की आकाशवाणी मैगज़ीन थी उसमें भी छपी थी। बड़ा सक्सेसफुल रहा, और उसके बाद तो मत पूछिए कि गाड़ी चल निकली। पर मैं कुछ किसी चीज़ में कुछ सीरियस नहीं था, काम मिलता गया, मैं करता गया। और एक वक्त वो आया जबकि मतलब कि मेरा फेस अमृतसर में, पंजाब में काफ़ी पॉपुलर हो गया। और एक बड़ा लंबा सीरियल भी मैंने किया, 3 बुइयां वाला घर, यानी कि 3 दरवाज़ों का मकान, यानी कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर 3 जनरेशन्स कैसे रिएक्ट करती हैं, ये उसके ऊपर था। तो ये बाद में बंद हो गया क्योंकि मेरी जो सिस्टर का रोल कर रही थी वो हमारे तुम्हारे में उसका सिलेक्शन हो गया, तो अमजद खां की लड़की बन के आई, तो वो 2 साल के बाद सीरियल बंद हो गया। तो इसके बाद जैसे अब चलता रहा तो साथ साथ मैंने क्या किया, हिंदी का ऑडिशन भी पास किया। तो वो तो नेचुरली दिल्ली दूरदर्शन के लिए था, और रेडियो का भी मेरा शौक़ था, क्योंकि जब मैं यंग था काफ़ी पहले मैंने एक युवावाणी प्रोग्राम किया था, तो उसी से मुझे उसका चस्का लग गया था। और आप यकीन नहीं मानोगे, रेडियो में पास होने के लिए मुझे 5 साल तक इंतज़ार करना पड़ा। 5 साल, 5 अटैम्प्ट करे आपने? जी, और 4 में फेल हो गया, 5वें अटैम्प्ट में मैंने पास किया। अब मेरे पास रेडियो भी था और टीवी भी था और पंजाबी थिएटर भी था। पर अब धीरे धीरे पंजाबी थिएटर थोड़ा ख़त्म होता जा रहा था, क्योंकि कुछ डबल मीनिंग के शब्द, कुछ नाम बदल के जो प्लेस लोग करते थे, उससे थोड़ा सा पंजाबी थिएटर को काफ़ी धक्का लगा और धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया। तो हमारी भी अटेंशन डाइवर्ट हो गई, वहाँ से फिर मैं सीधा दूरदर्शन में आ गया। जी सर, ये तो बात हो गई कि आपका, जब आपने बताया कि आपका जो शुरू का एक्सपीरियंस था ये ऐसा था कि आप पंजाबी थिएटर भी कर रहे थे और अमृतसर टीवी पे भी, आप दूरदर्शन पे भी थे, जालंधर में, और मतलब ये चीज़ें चल रही थी। बट जब ये थिएटर, आप कह रहे हैं कि थिएटर से आपका मतलब एक तरीके से आपका डाइवर्ट हो गया दिमाग, या ध्यान जो डाइवर्ट हो गया बिकॉज कुछ डबल मीनिंग्स या कुछ ऐसे करके जो चीज़ें चल रही थी उसकी वजह से। हाँ, उसकी वजह से मतलब मेरी डाइवर्शन नहीं हुई, सबकी डाइवर्शन। हाँ, क्योंकि जो लोग देखने के लिए आते थे, शौक से टिकट खरीदे थे, तो वो नची थोड़ा सा बड़े निराश हुए कि वही प्ले ये हाँ रिपीट कर के दिखा रहे हैं, नाम बदल के दिखा रहे हैं, डबल मीनिंग शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ नहीं देख सकते थे। तो इस वजह से थोड़ा सा वो नीचे जाना शुरू हो गया। तो मेरी अटेंशन भी इस तरफ से थोड़ी हटने लगी इस वक्त। फिर ये सफ़र आगे कैसे? हाँ, आगे ऐसा हुआ ब्रजेश जी कि जैसा मैंने आपको बताया कि उन दिनों जब ये पंजाबी थिएटर ख़त्म हो रहा था और मेरा दूरदर्शन में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मेरा एक स्टेज प्ले था पंजाबी का, खांदी छोले डकार बदामा दे। तो बाई चांस ये प्ले इतनी अच्छी कॉमेडी थी और इसके इतने अच्छे शो हुए थे कि दूरदर्शन वालों ने, अमृतसर दूरदर्शन के लिए इसको, श्री चमन बग्गा जी थे उस वक्त, उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया। और ये 2 घंटे की टेलीफिल्म थी जिसमें मेरा एक मेजर कैरेक्टर कह लीजिए, मेन रोल था उसमें। तो अब हमें इस चीज़ का ख्याल नहीं था कि एक अमृतसर दूरदर्शन की प्रोडक्शन वो दिल्ली में भी टेलीकास्ट होगी। अचानक एक संडे के दिन मुझे मालूम हुआ कि वही टेलीफिल्म दिल्ली में टेलीकास्ट हो रही है, और वो भी संडे को 11 बजे, क्योंकि उस वक्त सिर्फ एक ही चैनल हुआ करता था। और मैं आपको यहाँ थोड़ा ये जिक्र करता हूँ कि मेरे पेरेंट्स मतलब इन चीज़ों की फेवर में नहीं हुआ करते थे। फैमिली अगेंस्ट तो नहीं, मतलब ये है कि सपोर्ट नहीं करते थे, मेरा अपने शौक था। मुंडा की करता है? हाँ, बस क्या ड्रामे करता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं। मेरे मदर को भी कहते थे, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि ड्रामे करते हैं। हाँ, चंगी। तो पर यहाँ से जो चेंज आया सर, बाई चांस जब ये टेलीफिल्म संडे के दिन टेलीकास्ट हुई तो ओवरनाइट मतलब कि मुझे बूस्ट मिला, मैं सोच भी नहीं सकता था। और जितने भी हमारे वहाँ पर वो अपना स्केयर कह सकते हैं, आज हम रहते थे, ओवरनाइट मतलब कि मैं पॉपुलर हो गया। और उस वक्त मैं था तुगलकाबाद एयरफोर्स स्टेशन पर, मेरी नई पोस्टिंग हुई थी। तो वहाँ के लोगों ने जब देखा, नेचुरली जो फोर्सेस के लोग होते हैं उनको इन चीज़ों में, कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह में ख़ास शौक़ होता है। तो उन्होंने जब मुझे देखा वहाँ पर, तो नेचुरली वो भी हो गया, यार ये तो एक हमारे बीच में एक आर्टिस्ट है। तो मैं कहना नहीं चाहूँगा अच्छा नहीं लगता। तो जो मेरा अपना विंग कमांडर बॉस था, तो उसने मुझे कहा, भाई कालरा, तुम ये करते हो, तुम एयर हेलीकॉप्टर क्यों नहीं जाते, तुम वहाँ विंग कमांडर बेदी से मिलो, वो कुछ करने वाले हैं। अब मैं तो जानता नहीं था किसी को कुछ भी। मैं कहा सर मैं तो किसी को जानता नहीं। आप मानेंगे, मेरे बॉस ने विंग कमांडर बेदी को फ़ोन किया कि मेरे यहाँ एक आर्टिस्ट है और तुम उससे मिलो, मतलब वो आपसे मिलना चाहता है। और मैं वहाँ पर गया, तो वहाँ जाके मुझे पता लगा कि एक डेट विद एयरफोर्स की सीरीज़ शुरू हो रही थी। एयरफोर्स का गोल्डन जुबली ईयर मना रहे थे। अच्छा। तो वो एक टीम उन्होंने फॉर्म की थी, तो उन्होंने एयरफोर्स के ऊपर फिल्में बनानी थी।
अब जब मैं उनके साथ मिला तो दूरदर्शन से भी अप्रूव था, तो उन्होंने मुझे अपनी टीम में ले लिया। तो मैंने कहा सर मुझे तो वापस भी जाना है अपने ऑफिस से परमिशन। कहते कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, अब तुम यहीं स्टे करोगे, मेरे साथ ही काम करोगे, बाकी हम अपना आप देख लेंगे। कमाल है। फिर मैं 1 साल तक पूरा उनके साथ घूमा। हमने एयरफोर्स के ऊपर अच्छी से अच्छी फिल्में बनाई, जिसमें फिक्शंस भी थे, स्टोरीज भी थी। और आप यकीन नहीं मानोगे सर, जब 71 की वार हुई थी, उसमें हमारे कुछ फोर्सेस के लोग एयरफोर्स के पकड़े गए थे, पाकिस्तानी जेल में थे वहाँ पर। गलती से मतलब उस तरफ जब उतरे चले गए तो पकड़े गए, तो वो एक टनल बनाकर भागे थे। हमने इसके ऊपर भी फिल्म बनाई। और हमने ये अफसर जब POWs का एक्सचेंज हुआ, ज्ञानी जेल सिंह जी उस प्रेसिडेंट थे, तो ये उनमें सारे वापस आए। तो हमने इन्हीं को लेके, इनके अनुभवों को जानकर इन्हीं के बेसिस पे स्टोरी लिखी। हाँ, और उसके ऊपर हमने फिल्म बनाई जो कि बड़ी सक्सेसफुल है। तो ये सारे मतलब ऐसे हम अलग अलग सब्जेक्ट के एडिएट विद एयरफोर्स में फिल्में बनाते रहे। और ये 1 साल मेरा यहाँ कंप्लीट हुआ। और उसके बाद मेरा वापस तुगलकाबाद जाना ही नहीं हुआ। फिर हमारे बेदी साहब जो थे, अब मैं ये आ रहा हूँ उस पर कि मैं प्रोडक्शन में कैसे इन्वॉल्व हुआ। यहाँ तक तो रहा मेरा सिर्फ रोल का, पर अब क्योंकि मेरी आदत थी, मैं बेदी साहब के साथ इन्वॉल्व था, तो नेचुरली एयरफोर्स का होने के नाते मैं सारा प्रोडक्शन का काम भी लुक आफ्टर करता था। तो जिससे मेरा एक अच्छा रैपिड बन गया उनके साथ, एक मेरा इंप्रेशन भी बड़ा अच्छा था। और स्टेज की आदत तो मुझे थी ही काम करने की, क्योंकि हम सारा मिलजुल के काम करते थे विदाउट एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट। तो बेदी साहब ने इसके बाद एक अपनी सीरियल बनाया जिसका नाम था ज़िंदगी ज़िंदगी। हाँ, उसमें उन्होंने बॉम्बे से भी आर्टिस्ट लिए और मुझे एक ऐसा करैक्टर दिया जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ये मेरे मतलब कि क्या चल रहा था मेरे पीछे मुझे नहीं पता था। और मुझे कहा कि काला तूने ये रोल करना है। और शायद मुझे ये बाद में पता लगा कि बाकी जो कि बॉम्बे से कुछ लिए, जैसे अनिल दमन थे, परीक्षित साहनी थे, वनीता मलिक थी, पवन मल्होत्रा, ये सारे ये कहने लगे यार ये किसको ले रहे हो तुम। हो सकता है कहा हो, जैसे कि मुझे बेदी साहब ने बाद में बताया, पर मुझे नहीं पता था। मैं तो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहता था। तो वो करैक्टर मुझे दिया गया और वो रोल मैंने किया, प्रोडक्शन भी की, रोल भी किया। और ईश्वर ने मुझे इतनी शक्ति दी कि वो रोल बहुत अच्छा निकल के आया, जिससे मेरे जो बॉम्बे के को आर्टिस्ट थे वो भी मतलब कि काफ़ी इम्प्रेस हुए मेरे से। और जब नेक्स्ट सीरियल बेदी साहब का शुरू हुआ तो अनिल धवन जी का मुझे एक बार बॉम्बे से फ़ोन आया, तो बाई चांस मैंने फ़ोन उठाया तो कहते काला ये नेक्स्ट में तू कौन सा रोल कर रहा है। मैं कही मैं तो कोई रोल नहीं कर रहा। कहता हो ही नहीं सकता, तू तो छुपा रस्तों में, बेदी साहब तुझे रोल ना दे। मैं कहा नहीं मुझे नहीं रोल दे, मैं सिर्फ इसमें प्रोडक्शन का काम कर रहा हूँ। तो मेरी बात का यकीन नहीं किया। बट एनीवे मैं प्रोडक्शन में ही इन्वॉल्व रहा और मैं करता रहा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, मैं उनके साथ लगा रहा। और उसके बाद बेदी साहब ने जितनी भी प्रोडक्शंस की मैं उनके साथ लुक आफ्टर भी करता रहा। और एक से एक अच्छे सीरियल किए उन्होंने, जिसमें लास्ट सीरियल समुंदर था जो 24 एपिसोड सीरियल था, और वो हमने बॉम्बे गोवा में जाके करीब 2 महीने में शूट किया था। बड़ा लंबा सीरियल था। अब जब ये चल रहा था सर, तो इस बीच बेदी साहब की वजह से ही मेरी मुलाकात हुई साइनॉक्स वीडियो विज़न के मालिक मिस्टर रजनीश साहनी से। उस वक्त सीरियल शुरू होने वाला था दिल दरिया, जो कि शाहरुख खान का पहला सीरियल था। ये उसके इनिशियल टाइम है जबकि शाहरुख खान दिल्ली में हुआ करता था। ही वॉज आल्सो स्ट्रगलिंग। तो उस वक्त शायद उसका फौजी में उसका सिलेक्शन हो चुका था, बट ही वॉज डूइंग ए वेरी स्मॉल कैरेक्टर। क्योंकि बाद में लेक टंडन जी गए थे कर्नल कपूर के पास भी, इसको बड़ा रोल दो क्योंकि मेरे सीरियल में ये मेन रोल कर रहा है, तो उसका सिलेक्शन हुआ। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि शाहरुख खान के फादर इन लॉ का रोल मैंने किया। उसमें मैं सरदार जी बनाऊँ, वो यूट्यूब पे छोटी सी उस पर है, क्लिप भी है। और उसमें मुझे कहा गया कि आप प्रोडक्शन लुक आफ्टर करो। मैं घबरा गया। तो मैंने बेदी साहब से पूछा, मैंने कहा जी ऐसे मुझे प्रोडक्शन के लिए कह रहे हैं, कहते देख ले अगर तू कर सकता है तो, पर काम बड़ा है और लेक टंडन जी बॉम्बे के हैं तो तू कर पाएगा। आई टुक इट एज ए चैलेंज। और बेदी साहब मेरे साथ थे एंड आई एक्सेप्टेड द प्रोडक्शन। और आप यकीन मानोगे 1 महीने की मैंने छुट्टी ली और मैंने टोटल प्रोडक्शन हैंडल की, रोल भी किया, प्रोडक्शन भी हैंडल की। उसके बाद एक और सीरियल मिल गया उनको जिसका नाम था दूसरा केवल। वो एक मर्डर मिस्ट्री थी, उसमें फिर शाहरुख खान को लिया गया। इस बीच उसको सर्कस मिल चुका था, तो बीच में वो चला गया 1 हफ्ते के लिए और बाद में वापस आया। तो वो हमने उसका 13 एपिसोड कंप्लीट किए। उसमें मैंने पुलिस कमिश्नर का किया और वो 13 के 13 एपिसोड दूरदर्शन ने यूट्यूब पे रिलीज़ किए हुए हैं, 13 के 13 एपिसोड। तो यहाँ से फिर मेरी प्रोडक्शन की शुरुआत हुई। यहाँ से भी प्रोडक्शन? हाँ, ये मेरा पहला, जबकि इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन में मैं वैसे तो हेल्प करता था, पर ये मेरा एक इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम था।
जिम्मेवारी मेरी बढ़ गई। तो यहाँ ये जो हमारी बातचीत हुई, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप इतना काम कर रहे हो, आपने इतना काम किया, तो फिर आपने कभी फिल्मों में ट्राई नहीं करा? बॉलीवुड में, फिल्मों में मुंबई कभी जाना सोचा, कभी क्या कुछ इसके बारे में कुछ अपने दर्शकों को बताइए। ब्रजेश जी, ऐसा है कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब मैं ये लेके चल रहा था ना, मेरे दिमाग में कभी कोई चीज़ आई नहीं कि मैंने, हाँ एक्टिंग मेरा शौक़ था जो शुरू से मैं मेरे दिमाग में घुमा करता था। शुरुआत मेरी दूरदर्शन में भी, रेडियो में भी एज ए ड्रामा आर्टिस्ट हुई, पर मेरे दिमाग में ये कभी नहीं आया कि जो मैं कर रहा हूँ भाई आखिरकार मैं बनना क्या चाहता हूँ, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ या रेडियो में जाना चाहता हूँ या फिर ये सब करना चाहता हूँ। पर क्योंकि प्रोडक्शन में मेरी इन्वॉल्वमेंट होती गई और मैं किसी को मना नहीं कर पाया। जब मैं, अब लेक टंडन जी का एक बड़ा नाम था, उनकी प्रोडक्शन करने का मतलब ये था कि दिल्ली में और जगह भी बात फैली। अब उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने मुझे प्रोडक्शन के लिए इनवाइट करना शुरू कर दिया। अब जब मैं उनको कहता था कि मेरा शौक़ तो एक्टिंग है, कहते कोई बात नहीं, कर रहा यार, तेरा रोल भी रहेगा उसमें, और मैं मान जाता था और मैं शुरू हो जाता था। अब उसमें मेरे पर देखिए जिम्मेवारी कितनी आ जाती थी। एक्टिंग का भी शौक़ था, किसी में मुझे रोल मिलता था, किसी में नहीं मिलता, प्रोडक्शन की जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी और साथ में नौकरी तो मेरी चल ही रही थी। तो ये मेरा काम चलता रहा और बीच बीच में कभी मुझे ऑडियो भी मिल जाता था, रेडियो का मैं वो भी करता रहता था। अब काफ़ी सारा जब ये चल रहा, अब उस वक्त प्रॉब्लम मेरे साथ लिमिटेशन ये थी कि सर मैं सरकारी गवर्नमेंट जॉब में था, मैं कमर्शियल काम नहीं कर सकता था। मेन मुद्दा ये था आपका फिल्मों में ना जाने का कि आप हाँ, मैं कमर्शियल काम नहीं कर सकता। एज एन आर्टिस्ट मैं अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर सकता था। अगर मुझे कोई, उसको मैं यंग था, ईश्वर की वजह से फेस भी ठीक था, तो अगर कोई मिलता भी था तो मैं जा नहीं सकता था क्योंकि उसमें मनी इन्वॉल्व थी। दूरदर्शन का ये था कि ये क्योंकि कल्चरल एक्टिविटीज़ में आता है तो परमिसिबल था, वो मैं कर लेता था। पर दूसरा कमर्शियल काम मैं नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाता था। हालांकि मेरे उस वक्त एक डिप्टी सेक्रेटरी थे, राज बब्बर, उसको नए बॉम्बे गए थे, तो एक बार मेरी उनसे जब मुलाकात, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे काफ़ी होते थे, तो वो मुझे कहते हैं कि ये राज बब्बर बॉम्बे चला गया, तू क्यों नहीं जाता? क्योंकि राज बब्बर के साथ, जिसके साथ मैंने 2 फिल्में की थी जब वो यहीं पर थे, दिल्ली में थे, बॉम्बे तो बाद में गए वो। तो मैंने कहा जी मेरी उसके लिए पोस्टिंग चाहिए और मैं तो दिल्ली में हूँ, मैं कैसे जाऊँगा? कहते हैं जिस दिन तू कहेगा मैं तेरी पोस्टिंग बॉम्बे करवा दूँगा। अब उसके लिए हिम्मत चाहिए थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स हैं, मैं शादीशुदा था, बच्चे हैं, तो मैं वो हिम्मत नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैं यहीं का यहीं रह गया, प्रोडक्शन करता रहा और जैसा चलता रहा, रोल भी करता रहा, एक्टिंग भी करता रहा, प्रोडक्शन भी करता रहा। और वक्त यह आया कि लोग मुझे एक्टर कम और प्रोडक्शन मैन या प्रोडक्शन कंट्रोल जैसा भी हो मतलब ज़्यादा जानते थे, तो मेरी इन्वॉल्वमेंट उसमें काफ़ी रही। तो मैं इस वजह से एज एन आर्टिस्ट अपने आप को इंडिपेंडेंटली एस्टेब्लिश नहीं कर पाया कि जैसा मेरा एक शौक़ था, तो ये था। तो ये मेरा वहाँ तक का सफ़र था, बस ये कंटिन्यू रहा। अब इसके बाद सर मेरी रिटायरमेंट हुई 2002 में। अब वो मुझे वक्त मिल गया तो मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं थोड़ा, अब जो, क्योंकि जो मेरा बेसिक इंटरेस्ट है उसको क्यों ना किया जाए। अब पंजाबी थिएटर ऑलमोस्ट बंद हो चुका था, दूरदर्शन में कर ही रहा था, पंजाबी अमृतसर दूरदर्शन भी उस वक्त क्या हुआ कि शिफ्ट हो गया जलंधर, तो वो रास्ता भी बंद हो गया। क्योंकि जलंधर चला गया तो नेचुरली हम 1-2 बार मैं जलंधर भी गया, पर वो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं मिल पाते थे। फिर मेरा जो इन हाउस प्रोडक्शन दूरदर्शन की हिंदी की होती वो मैं करता था, और कितने प्लेस किए मुझे पता नहीं है। लास्ट जो मैंने एक लंबा सीरियल वहाँ का किया था वो था यू आर राइट सर, ये श्री सुरेंद्र शर्मा जी की डायरेक्शन में किया था, और मेरा इसमें मेजर रोल था एज असिस्टेंट मैनेजर में सुदेश महाजी भी थे और एक और एक्टर थे जो बाद में आए थे, जिन्होंने 13 एपिसोड किए थे, जो बाद में उनके साथ मिसहैप हो गया और वो गुजर गए और ये सीरियल हमें बंद करना पड़ा। ये सबसे लंबा सीरियल था 29 एपिसोड का, ये मैंने किया। तो उसके बाद क्या हुआ सर, दूरदर्शन भी धीरे धीरे बंद होने के कगार पे आ गया, क्योंकि उसकी इन हाउस प्रोडक्शन बंद हो गई, ड्रामा सेक्शन क्लोज हो गया, प्रोडक्शन सारी की सारी बाहर जाने लगी। जो ये दूरदर्शन के लोग करते थे, बाहर प्रोड्यूसर थे जिनकी प्रोडक्शन वगैरह मैं किया करता था, तो इस वास्ते वो भी थोड़ा सा रास्ता बंद हो गया और इधर से मेरी रिटायरमेंट भी हो गई। तो काम अब जो भी था बाहर था, दूरदर्शन का अपना काम नहीं था जो इन हाउस प्रोडक्शन का था। तो लास्ट मैंने उनकी फिल्म की थी एक मुझे मंत्र ऐसा कुछ नाम था, उसको मुझे याद नहीं आ रहा, वो मैंने उनकी की थी मैंने। उसके बाद ये दूरदर्शन भी हमारा मंडी शिफ्ट हो गया जहाँ आज है, और वहाँ तो हमारा खैर अब जाना बड़ा रेयर है क्योंकि अब इन हाउस प्रोडक्शन को भी काम है, जो भी है बाहर का है। तो रिटायरमेंट जब मेरी हुई तो अब मैंने सोचा कि अब मैं इसके ऊपर कंसंट्रेट करूँ। तो बाई चांस सुदेश महान जी जो थे, जो बेसिकली बॉम्बे से थे, और सरिता जी जो कि उस वक्त शीला भाटिया जी के साथ काम किया करती थी और वो बॉम्बे से शिफ्ट करके दिल्ली आई थी, तो उनका एक सीरियल था बच्चों का।
तो मुझे सुदेश मान जी जो कि मेरे अच्छे दोस्त थे, तो मुझे कहना यार मेरे एक ऐसे हैं जान पे जान के, उनका एक सीरियल मैं कर रहा हूँ, तू मेरे साथ आ जा। तो ऐसे मेरी डायरेक्शन में भी इन्वॉल्वमेंट हो गई ना चाहते हुए, तो उसमें भी मेरी इन्वॉल्वमेंट हो गई। तो अब मैं उनके साथ हो गया, क्योंकि उनको पता था कि बीच में एडिटिंग जैसे जो बाकी के पहले मैं काम करता था ना, तो प्रोडक्शन भी करता था, तो मेरी आदत थी कि मैं पीछे जो भी प्रोडक्शन होती थी मैं बैठ के एडिटिंग भी करवाता रहता था। सबको पता था ये करवाता है, तो वो भी एक मुझे अच्छा एक्सपीरियंस था। तो इसी वजह से मुझे लिया, कहता यार तू, मुझे पता तू काम कर लेगा, तू मेरे साथ एक मल्टी कैमरा सेट से हमने काम किया। वो बॉम्बे चले गए तो मैंने सारी उसमें एडिटिंग वगैरह करके मैंने सीरियल कंप्लीट किया। अब सरिता जी हिंदी थिएटर करती थी, वो सारे उनके म्यूजिकल प्ले होते थे। तो मुझे कहने लगे एक शो, तो मुझे कालरा, सुदेश मान जी ने कहा कि कालरा को भी लो। मैं कि ना, हिंदी थिएटर मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम बड़ा ख़राब होता है और मैं इतना टाइम नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरे पास काम बहुत होता था। मैंने मना कर दिया, रिक्वेस्ट कर दिया। उसके बाद जब एक और शो हुआ, उसका नाम था 75 नॉट आउट, ऐसा कुछ नाम था, बड़ा अच्छा नाम था। ह्यूमरस सारी कॉमेडीज होती थी। तो अंसल प्लाजा में उसका शो था ओपन में। तो मुझे फिर कहा उन्होंने, पता नहीं मेरे मूड में क्या, मैं कहा चलो यार कर लेता हूँ। ये शायद 2005 की बात है, और ब्रजेश जी वो वक्त था और आज है, मैं कंटिन्यूसली सीता मोरा जी के साथ थिएटर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी इन्वॉल्वमेंट उनके साथ ऐसी हो गई कि मतलब कि मैंने मुड़ के देखा ही नहीं फिर। और तब से लेकर आज तक उन्होंने जितने भी नाटक किए हैं, एक से एक नाटक प्लेस किए हैं जो कि एक बड़ा अच्छा मैसेज कन्वे करते हैं और म्यूज़िकल प्ले होते हैं, और टोटल इन्वॉल्व हैं सरिता जी, और उनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आता है। और मैं उनके साथ 2005 से लगातार जुड़ा हुआ हूँ और आज तक जुड़ा हुआ हूँ, और मैं सिर्फ थिएटर उन्हीं के साथ ही करता हूँ, हिंदी थिएटर। और क्योंकि पहले मैं सरोजी नगर में था, अब वो गवर्नमेंट नौकरी रिटायरमेंट होने के बाद तो मैं रोहिणी शिफ्ट कर गया। अब देखिए मैं वहाँ से 30 किलोमीटर आता था डिफेंस कॉलोनी रिहर्सल के लिए, 30 किलोमीटर वापस आता, और अब भी मैं वो करता हूँ जब भी कोई शो होता है। उनके साथ मैं ऑल ओवर इंडिया घूमा हूँ, और बड़े अच्छी जगह हमने उनके प्लेस किए हैं। कोई ऐसा प्ले नहीं जिसमें मैं नहीं हूँ। बड़ा मज़ा आता है उनके साथ काम करके। ये आजकल मेरी एक्टिविटी चल रही है। अब उसके बाद ये कोविड का चक्कर शुरू हो गया, तो थोड़ा सा काम भी कम हो गया। पर अब ये है कि थोड़ा एक्टिंग का शौक़ मेरा पूरा हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन में अब मेरी इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर है। पर क्योंकि जो लोग मुझे पुराने जानते हैं, जैसे सरगम स्टूडियो के चमन गुप्ता जी हैं, या और कोई जैसे शारदा अरोड़ा जी हैं, ये कई बार मुझे इंसिस्ट करते हैं, नहीं काला जी आपको तो हमारे साथ होना ही पड़ेगा। या RS प्रोडक्शन वाले हैं, नहीं जी यार काला जी आपको हमारे साथ होना ही पड़ेगा। तो मुझे ज़बरदस्ती बिहाइंड द कैमरा काम करने को भी ले जाते हैं, क्योंकि उनके बाकी चीज़ें भी मैं करता रहता हूँ, स्टेज पे भी और मैं सेट पे भी हेल्प कर देता हूँ। डायरेक्शनल कंट्रीब्यूशन भी मेरा उसमें हो जाता है, डायलॉग डिलीवरी, शॉट कैसे लेना, वो सारी चीज़ें उसमें मिलजुल के हो जाती हैं। अच्छा, बीच बीच में मुझे कारपोरेट काम भी मिल जाता है, और वो भी मैंने अच्छा किया, काफ़ी किया कारपोरेट काम की। ट्रैक्टर्स के ऊपर किए मैंने, उषा लेक्सस के मैंने काफ़ी किया काम, जिसमें दादा का मैंने काफ़ी उसमें ऐड किए मैंने उसमें, और वोडाफोन का भी मैंने किया है। और ऐसे मतलब कि कुल मिल चला के जब भी मुझे मौका मिलता है, मुझे मौका, तो मैं उसका इस्तेमाल करता रहता हूँ। तो ये है, पर मुझे एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है कि क्या चल रहा है, पर है कि जो आता है मैं कर लेता हूँ। पर मेरे ऐसा सच मतलब कि मेरा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि नहीं जब मैं एक्टिंग में हूँ या प्रोडक्शन में हूँ या किस में। अभी भी मैं एक सुनीता जी हैं, उनके साथ एक शूट करके आया हूँ बुलंदशहर में, जो मेरा लास्ट शूट था। और एक फ़िल्म की है मैंने जिसका नाम है गिन्नी वेट्स सन्नी। तो ये भी मैंने एक ऑडिशन पास किया था, मुझे इसमें मौका मिला, और ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई है, जिसमें मेरा क्या कहते हैं विक्रांत मैसी और यामी गौतम के साथ है। मेट्रो अंकल एक ह्यूमरस कैरेक्टर है वो मैंने। उसके बाद फिर मैंने ये लास्ट फरवरी में मैंने किया द लास्ट ड्राइव, शिमले में गया था, तो वहाँ मैं शूट करके आया, वो पोस्ट प्रोडक्शन में है। तो ऐसे जो छोटा मोटा मिलता है मैं करता रहता हूँ, और मेरा काम चल रहा है। पर स्पेसिफिकली मेरा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब चक्करिया जी मेरी इन्वॉल्वमेंट एज एन एक्टर भी रही, ऑडियो में भी रही, रेडियो भी है, उसके बाद प्रोडक्शन में भी रही। अब जो भी मुझे बुलाता है तो नेचुरली वो मेरे से एक्सपेक्ट करता है कि मैं जो हो सकता है मैं अपने अनुभव उनके साथ शेयर करूं, या जो मदद कर सकता मैं करूं। तो मेरा एक बेसिकली अलग चीज़ नहीं हो पाती, तो मेरी इन्वॉल्वमेंट रहती है। आप कह सकते हो कि आई एम जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर ऑफ नन। पर यह सभी स्वास्थ्य है, क्योंकि मेरी इन्वॉल्वमेंट इसमें रही है, और मैं स्पेसिफिकली किसी चीज़ को लेकर नहीं चला। हालांकि मेन इंटरेस्ट मेरा एक्टिंग है, वो अगर मुझे मिलता है तो मैं सर के बैल चल के जाता हूँ। पर हाँ, अगर दूसरी चीज़ें भी हैं, कोई मुझे मेरे पर विश्वास करता है, मुझे यकीन करता है, बुलाता है, मैं
पूरा उनके साथ देता हूँ और जितना मेरा अनुभव हो सकता है मैं उनके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। कोई आर्टिस्ट आता है, अगर मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कोई प्रोडक्शन की हेल्प मेरे से मांगता है, आई डू इट। बस ये ऐसे चल रहा है। तो कालरा जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा और आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा, आपके अनुभव जान के बहुत अच्छा लगा। तो समय की थोड़ी व्यस्तता है जिसकी वजह से अब हमें हमारे बातचीत को यहीं पर हमें अंत करना पड़ेगा। तो मैं अपने देखने वाले दर्शकों को यही बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम हर बार आपको ऐसी एक शख्सियत से मिला सकें और उनके अनुभव आपके साथ साझा कर सकें। तो इसी के साथ मैं कालरा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। धन्यवाद ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। आपने मुझे एक बड़ा अच्छा अवसर दिया है आपसे रूबरू होने का, और मुझे एक मौका मिला कि मैं ऑडियंस के साथ भी बातचीत कर सकूं, शेयर कर सकूं अपने अनुभव। हालांकि मेरे पास कोई ऐसा स्प्रेडशीट तो कुछ है नहीं, पर हाँ अनुभव है अलग अलग फील्ड का जो मैं शेयर कर सकता हूं, वो करता रहूँगा मैं आगे भी। तो मैं अपने देखने वालों को, दर्शकों को धन्यवाद कहूँगा। धन्यवाद।